हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। प्लस टू क्लास का इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2। आज के चैप्टर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम इकोनॉमिक्स से जुड़ी कुछ एक शब्दावली, जैसा कि मैंने डिस्प्ले में लिखा हुआ है, शब्दावली यानी वो शब्द जो इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र विषय के अंदर बार बार यूज़ होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। क्योंकि आगे चल के जो भी हम चैप्टर करेंगे उसके अंदर इन्हीं शब्दों का मैं बार बार प्रयोग करूँगा। तो ये शब्द आपको अच्छी तरह से इन शब्दों के बारे में, इन शब्दों की पहचान होनी चाहिए कि जैसे कि मैं कोई भी शब्द बोलता हूँ तो उसके पीछे जो भी डेफिनेशन है या उस शब्द का जो मूल भाव है वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए उस शब्दावली के अंदर जो भी अर्थशास्त्र की शब्दावली के अंदर प्रमुख शब्द हैं, आज उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है उत्पादन। वैसे तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन का एक अलग चैप्टर आएगा आगे, लेकिन फिर भी उत्पादन की संक्षिप्त रूप में अगर परिभाषा दी जाए तो उत्पादन का मतलब वस्तु से होता है। यानी कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, जो वस्तु है, निर्माण करते हैं, उस वस्तु का अर्थ उत्पादन से लगाया जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा दे रखा है उत्पादन के साधन। यानी उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं या उत्पादन के साधन किन्हें कहते हैं। उनको उत्पादन के साधन भी बोलते हैं और उत्पादन के कारक भी बोला जाता है। तो उनके अंदर 4 चीज़ें प्रमुख होती हैं। सबसे पहले भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ये 4 चीज़ें जो हैं इनको उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन कहा जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। थोड़ा सा इनके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ कि भूमि का मतलब ज़मीन होता है, श्रम का मतलब लेबर यानी मजदूरी श्रमिकों से लिया जाता है। पूंजी का मतलब मैंने नीचे दिया जाता है। उद्यम का मतलब मालिक, उद्यमी होता है। ये चारों चीज़ें जो हैं उत्पादन के साधन या कारक कहा जाता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट मैंने लिख रखा है पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं। जैसा कि पूंजी जब नाम आता है तभी हमारे मन में एक बात आती है कि पूंजी का मतलब पैसा होता है, पूंजी का मतलब धन होता है, पूंजी का मतलब मनी होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में पूंजी की जो परिभाषा है थोड़ी सी अलग है। देखिए मैंने क्लियर कर रखी है, अभी बार बार शब्द ये मैं यूज़ करूँगा। ये पूंजी किसे कहते हैं। उत्पादकों की स्थायी परिसंपत्तियाँ, उत्पादकों की स्थायी परिसंपत्तियाँ पूंजी कहलाती है। अब स्थायी परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं। स्थायी परिसंपत्तियाँ एक शब्द लिखा है, देखिए उत्पादकों की स्थायी परिसंपत्तियाँ। स्थायी परिसंपत्तियों से अभिप्राय ऐसी परिसंपत्तियाँ, ऐसी संपत्तियाँ जो स्थायी होती हैं, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक बार बार इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे बार बार इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको स्थायी परिसंपत्तियाँ बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने स्कूल की बात करेंगे। स्कूल का जो भवन है, स्कूल का जो भवन है, वो भवन यानी बिल्डिंग, वो हमारी स्थायी परिसंपत्ति है जिसका हम बार बार निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए स्कूल को हमारी पूंजी में शामिल किया जाता है। प्लाट हो गया, प्लाट का मतलब बच्चे आप सभी जानते हैं ज़मीन से लिया जाता है। तो उत्पादकों की जो स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं, उन परिसंपत्तियों का जिनका उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक बार बार प्रयोग किया जाता है, पूंजी कहलाती है। तो अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ उत्पादकों की स्थायी परिसंपत्तियां। आगे देखिए नीचे अगला जो पॉइंट है वो है वित्त वर्ष या लेखा वर्ष। अर्थशास्त्र में वित्त वर्ष किसे कहते हैं। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच का जो समय होता है उसे हम वित्त वर्ष बोलते हैं बच्चे। कौन सा वर्ष है। वित्त वर्ष। वित्त वर्ष या लेखांकित वर्ष या लेखा वर्ष इसको बोला जाता है। आगे देखिए लिखा है उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं। उपभोग का मतलब होता है
ऊपर मैंने आपको उत्पादन बताया, उत्पादन से वस्तु बताई, वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं उस वस्तु के प्रयोग को वस्तु का उपभोग कहा जाता है। उपभोग के नीचे देखिए उपभोक्ता लिखा हुआ है। उपभोक्ता का मतलब होता है वस्तु का प्रयोग करने वाला। जैसा कि अभी लेक्चर तैयार करने के लिए मैं मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल फ़ोन का उपभोक्ता हूँ। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का जब प्रयोग करता है तो उस वस्तु का वो व्यक्ति उपभोक्ता बन जाता है। आगे देखिए निवेश। निवेश किसे कहते हैं? निवेश का जैसे ही नाम आता है तो हमारे शब्दों में जैसे कोई दुकान कर ली, कोई मतलब बिजनेस कर लिया, वो निवेश कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में निवेश की परिभाषा भी थोड़ी अलग है। यहाँ देखिए निवेश की परिभाषा मैंने लिखी है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि। और जो पूंजी है वो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ भी पूंजी किसे कहते हैं। तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि निकालने के लिए मैंने सूत्र दिया हुआ है नीचे। वर्ष के अंत में स्टॉक घटा वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक बराबर है निवेश। अब इसको थोड़ा समझते हैं। पूंजी का स्टॉक में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि जैसे वित्त वर्ष मैंने आपको बताया, यहाँ वर्ष जो लिखा हुआ है वर्ष का मतलब उसी वित्त वर्ष से लिया गया है जो मैंने आपको ऊपर बताया। यानी जब हमने कोई भी फर्म, उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल जो भी चीज़ हमने शुरू की तो 1 अप्रैल को हमारे पास स्कूल के अंदर मान लीजिए, स्कूल की मैं बात करूँगा तो 5 कमरे थे। कितने कमरे थे? 5। और 31 मार्च को आते आते हमने 3 कमरे और बना लिए, यानी कमरे हमारे हो गए 8। कितने हो गए? 8। तो वर्ष के प्रारंभ में कितने कमरे थे? 5। और अंत में कितने हो गए? 8। तो 8 घटा 5 बराबर है 3 कमरे हमारा निवेश हो गया। क्या हो गया बच्चे? 3 कमरे हमारा निवेश। क्योंकि कमरे स्थायी परिसंपत्ति में शामिल किया जाता है, पूंजी में शामिल किया जाता है। कमरे बढ़ के 5 से 8 हो गए, 8 हो गए तो 8 में से 5 हमने घटा दिया। प्रारंभिक स्टॉक जो है अंतिम स्टॉक में से घटा दिया, तो 3 जो कमरे हैं हमारा निवेश आ गया। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के मूल क्षेत्र। अर्थशास्त्र के कौन कौन से मूल क्षेत्र होते हैं? यानी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का निर्माण करने वाले कुछ एक प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको अर्थशास्त्र के मूल क्षेत्र कहा जाता है। वो मूल क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्षेत्र देखिए परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र जिसको गृहस्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिस क्षेत्र से हम संबंध रखते हैं उसको परिवार क्षेत्र बोलते हैं बच्चे। परिवार क्षेत्र के 2 काम लिख रखे हैं मैंने, कारक या साधनों का स्वामी और वस्तुओं का उपभोग करता है। देखिए अब कारक मैंने आपको उत्पादन के बताए थे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उसका स्वामी कौन सा क्षेत्र होता है? परिवार क्षेत्र। और वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग भी कौन सा क्षेत्र करता है? परिवार क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण बातें, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और कारकों के उत्पादन के जो कारक होते हैं उनका क्या होता है? स्वामी होता है। दूसरा देखिए क्षेत्र कौन सा आ गया? उत्पादन क्षेत्र। 2 नंबर पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स, 2 नंबर पे देखिए उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे कि मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने वाले क्षेत्र को उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है। यानी फैक्ट्रीज, कारखाने जिसके अंदर, जिसको द्वितीयक क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उस क्षेत्र को हम उत्पादन क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद में देखिए 3 नंबर के ऊपर सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट फील्ड बोलते हैं। इसकी 2 काम होते हैं, पहला है करादान और दूसरा आर्थिक सहायता। करादान का मतलब कर लगाना और आर्थिक सहायता का मतलब आर्थिक सहायता देना। जो गहराई से हम आगे जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। कर लगाने का काम सरकार करती है
कर दो प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। थोड़ा सा मैंने +1 में जिक्र किया था इस बात का। और आर्थिक सहायता का मतलब जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, वजीफा हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं धन के रूप में सरकार जो हस्तांतरण भुगतान करती है, इसको आर्थिक सहायता बोलती हैं। ये दो काम जो है वो सरकारी क्षेत्र के होते हैं। अगला देखिए, मूल क्षेत्र में चौथा जो क्षेत्र है वो है शेष विषम क्षेत्र। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, शेष का मतलब जैसे भाग करते हैं हम तो नीचे शेष बचता है, उसको बचा हुआ बोलते हैं। विश्व का मतलब संसार, यानी हमारे देश को छोड़ कर के जो बचा हुआ संसार है उसके साथ जो क्षेत्र हमारा संबंध करवाएगा, आर्थिक रूप से संबंध करवाएगा, उस क्षेत्र को हम शेष विषम क्षेत्र बोलते हैं। शेष विषम क्षेत्र के काम नीचे दे रखे हैं मैंने। आयात और निर्यात, वस्तुएं मंगवाना और वस्तुएं भेजना, ये जो काम है वो शेष विषम क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा जो क्षेत्र है वित्तीय क्षेत्र, जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? बैंकिंग व्यवस्था है, वो तृतीय क्षेत्र में आती है, वित्तीय क्षेत्र में आती है। और वित्तीय क्षेत्र का जो प्रमुख काम मैंने लिख रखा है, उधार देना और जमा स्वीकार करना। यानी बैंक का काम क्या होता है, जो अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो कहाँ जमा करवाते हैं? बैंक में। और बैंक उस पैसे का प्रयोग जो है जो ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज पर देने का काम करता है। तो उधार देना और जमा स्वीकार करना दोनों जो प्रमुख कार्य हैं वो बैंक के माने जाते हैं। और बैंक जो है वो कौन से क्षेत्र के अंदर आता है? वित्तीय क्षेत्र के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो शब्दावली है, ये जो शब्द हैं वो आगे जितने भी हम चैप्टर करेंगे सभी चैप्टर में बार बार इन शब्दों का प्रयोग होगा। उम्मीद करूँगा सभी विद्यार्थियों ने ध्यान से समझा है। नहीं समझा, अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस बच्चे ने समझ लिया है तो अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाने हैं, जैसा आपने समझा है अपने हिसाब से फेयर कॉपी के अंदर इसके नोट्स बनाएं। और छोटी सी एक बात और है कि अपना जो यूट्यूब का चैनल है उसका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है पॉपुलरिटी लेना। उसका उद्देश्य है कि हम घर बैठे हमारे स्कूल से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, अर्थात दूसरे स्कूल के भी जो विद्यार्थी हैं वो घर बैठे हैं स्कूल, वो नहीं आ सकते, इसीलिए उन तक थोड़ी बहुत जो हमारे द्वारा सहायता की जा रही है वो पहुंचाई जा सके। इसलिए सभी जो विद्यार्थी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो भी मित्र संबंधी +2 क्लास में पढ़ रहे हैं, इस ये जो संबंधित विषय ले रखे हैं उन तक भी हमारे लेक्चर पहुंचाने के लिए इस चैनल का जो लिंक है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आया। मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।